नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से ली बाढ़ के हालात की जानकारी। केंद्र सरकार की ओर से दिया हर संभव मदद का आश्वासन। पूर्वोत्तर में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति, आज भी भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर, राहत मिशन में जुटी सेना और अन्य एजेंसियां। दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत रखने के बाद स्वदेश लौटने लगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल। सभी शिष्टमंडलों का एक सुर में बयान, आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जुड़ रहा है नया अध्याय। श्री राम दरबार की स्थापना के लिए पूजा पाठ शुरू, 5 जून को संपन्न होगी प्राण प्रतिष्ठा। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या पंजाब किंग्स 11 कौन बनेगा इस साल आईपीएल का चैंपियन? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होगा फैसला। और बड़ी खबर आ रही है इस समय सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंकी संबंधों के चलते 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगलवार को 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जो लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है जो लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी संबंधों के चलते इन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। आतंकी संगठनों से संबंध होने का इन पर आरोप है। आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक है, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर सहायक शामिल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन, ये बड़ा एक्शन, ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर। और सुधाकर दास इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकर, क्या है ये पूरी खबर? सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार से खबर मिल रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंकी संबंधों के चलते 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। देखिए चला, बड़ी खबर है और संविधान के जो आर्टिकल 3112(3) के अंतर्गत इन तीनों को सेवा से बर्खास्त किया गया है पूरी तरह से। इस वक्त ये तीनों जो टेरर कॉन्स्पिरेसी है, आतंक को शह देने में, आतंक को समर्थन देने में, उनके साथ मिलकर साजिश रचने के, हत्याकांड के आरोपों में ये तीनों इस वक्त जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद है और पिछले कुछ वर्षों से बंद है। और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई ये मनोज सिन्हा की तरफ से हुई है। चला आपको बता दें, बीते साल 2020 के 24 अगस्त, बीते 4-5 वर्षों की बात की जाए तो कम से कम 75 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या टेरर एसोसिएट्स आप कह सकते हैं, जो सरकार में रहकर और एक तरह से आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे, न सिर्फ उनकी पहचान की गई है बल्कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और जैसा आपने जानकारी दी, ये तीनों लगातार आतंकी संगठनों को, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके कहने पर समर्थन मुहैया करा रहे थे। इसमें से एक अगर मलिक इशफाक नसीर की बात की जाए, जो पुलिस कांस्टेबल है,
वो लश्कर तैयबा के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व था। चाहे लश्कर की तरफ से अगर कोई हथियारों की सप्लाई हो रही है, नारकोटिक या अन्य चीजों की सप्लाई हो रही है, तो उसको सेफ लोकेशन बताना जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से, और फिर उसको इकट्ठा करके नारकोटिक्स, हथियार और तमाम गोला बारूद उनको टेररिस्ट तक सुधाकर यहाँ पर ये भी जानने वाली बात है, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि कब से ये लश्कर तैयबा और इन आतंकी संगठनों से ये सरकारी कर्मचारी जो है वो जुड़े हुए थे? क्या ये रिसेंटली जुड़े थे या इनके संबंध बहुत पहले से थे, उजागर अब हो पाए? किस तरह से इनके संबंधों के बारे में पता चल सका? देखिए शैला, अगर जो पुलिस कांस्टेबल इशफाक नासिर, उसको साल 2007 में जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर कांस्टेबल नियुक्त किया गया था। बाद में सूत्रों को, सुरक्षा सूत्रों को जानकारी मिली कि उसका भाई मलिक आसिफ नसीर है, वो पाकिस्तान में ट्रेन होकर टेररिस्ट बन गया है, जिसका खात्मा साल 2018 में सुरक्षा बलों ने किया था। उसी दौरान जो इसके भाई की जो टेरर एक्टिविटीज को लेकर सुरक्षा बलों को संदेह हुआ, जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो लगातार जो आतंकी साजिशों में शामिल रहा था, और सितंबर 2021 में पुख्ता सबूतों के आधार पर उसकी जांच हुई, जब एक आर्म्स स्मगलिंग केस की जांच की जा रही थी। निश्चित तौर पर पुलिस का दायित्व होता है कि आतंक से लोगों की रक्षा करे, लेकिन वो खुद आतंकी साजिशों में शामिल था। और जैसा मैंने बताया कि ये हथियार जो नारकोटिक्स जो सीमा पार से भारत में भेजे जा रहे थे, वो सुरक्षित भारत में कैसे पहुंचे आतंकी संगठनों की तरफ से, और उसके बाद यहाँ जो देश में जो आतंकी काम कर रहे हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसमें वो इन्वॉल्व था। और लगातार लश्कर के बड़े आतंकियों के साथ, आईएसआई के साथ वो लगातार इस कोऑर्डिनेशन में लगा हुआ था। एजाज अहमद की अगर पहला बात की जाए तो ये 2011 से एक स्कूल में टीचर के तौर पर तैनात था, लेकिन ये हिजबुल मुजाहिदीन का एक, आप कह सकते हैं, ट्रस्टेड टेरर एसोसिएट था। सुधाकर, अधिकतर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो इधर उधर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने से काफी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी जाने का भी डर होता है। लेकिन इस तरह से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या माना जाए, क्या कुछ और भी लोग होंगे जो इस तरह से इन्वॉल्व होंगे? देखिए, एक बड़े पैमाने पर आप कहें तो एक सफाई अभियान इस वक्त जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। और देखिए 10-11 साल पहले की, साल 2014 से पहले जिस तरह की स्थितियां जम्मू कश्मीर में थी, और एक तरह का क्लोज लिंक शासन प्रशासन में जो उस तरह के आतंकी जिनके ऊपर दाग है, लगातार ऐसे लोग काम कर रहे थे, आरोपों के घेरे में थे, लेकिन उनकी जांच भी नहीं होती थी। और 2014 के बाद हम जानते हैं कि इसमें तेजी आई, और खासतौर से जब से आर्टिकल 370 हटा है जम्मू कश्मीर में, और हम जानते हैं एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में इस पर बहुत ज्यादा एक कार्रवाई हुई है। एक जो फेक नैरेटिव जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा था, न सिर्फ उस पर प्रहार हुआ, बल्कि ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर जाके इस तरह के जो मोर्च सरकारी विभागों में रहकर सरकारी वेतन उठाते हुए आतंकियों की मदद कर रहे हैं। और अपने इसमें से एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, जिसको बर्खास्त किया गया, वो एक जर्नलिस्ट सुजात बुखारी, कश्मीर के एक नॉन जर्नलिस्ट थे, उनकी जो हत्या की साजिश है उसमें शामिल रहा था। तो इस तरह के एक तरह से इन्होंने काम किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से और सरकार के सूत्रों की तरफ से कहा कि कई अन्य लोग भी रडार पर है, उनकी सघनता से जांच की जा रही है और उनके खिलाफ भी आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकी संबंधों के चलते 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पूर्वोत्तर में उत्पन्न हुई इस स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। उन्होंने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात और राहत और पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और असम में स्थिति सबसे ज्यादा विकट बनी हुई है। बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। आईएमडी ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी छोटा बेकरा, फुलेरताल, एपी घाट और बीपी घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आज वे कछार और कल दीमा हसाओ का दौरा करेंगे। मणिपुर में इम्फाल पूर्व के थंबलखोंग में भी राहत एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। असम राइफल्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन सेवा के कर्मी बाढ़ में फंसे हुए हैं। निवासियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो इम्फाल पूर्व थंबलखोंग में राहत एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन जल राहत 2 लगातार जारी है और सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। वायुसेना का एक V5 हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में उतार दिया गया है। पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से V5 हेलीकॉप्टर के जरिए 23 एनडीआरएफ कर्मियों की टीम को चटीन भेजा गया है। एनडीआरएफ टीम के पास सैटेलाइट फोन और आवश्यक आपातकालीन उपकरण हैं। और सिक्किम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और सिक्किम से संवाददाता मानस प्रीतम शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान की बात की जाए तो युद्ध स्तर पर जारी है। अभी क्या कुछ स्थिति है? ताज़ा स्थिति की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी, सिक्किम के खासकर मंगन जिले में यहाँ पे राहत अभियान अभी जोरों पर है। जैसे आपने बताया, आज एनडीआरएफ के बलों को यहाँ पे तैनात किया गया है और सुबह से 30 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया है और ये लोग पाक्योंग में उतरे हैं। गौरतलब है कि रविवार को यहाँ एक लैंडस्लाइड की घटना घटी थी, जहाँ पे सेना के 3 जवान यहाँ पे की मौत हुई और 4 लोग यहाँ पे घायल हुए थे। आज घायल लोगों को और उनके परिवार वालों को वहां से निकाला गया है और साथ में ही यहाँ पे जो मंगन जिले के 2 जगह है, ये पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का जगह है और यही सब लोग आते हैं, लाचेन और लाचुंग बोल के। लाचेन में जो कल का खबर था, लगभग 150 लोग यहाँ पे फंसे हुए थे और उन लोग को भी निकलने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। जी मानस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिक्किम के मुख्यमंत्री से बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। अभी किस प्रकार से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, किस प्रकार से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लोग बीमार ना हो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है?
जी, जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की और सभी जो हर संभव मदद की यहाँ पे आश्वासन दिया गया। आज पर सिक्किम के मुख्य सचिव ने यहाँ गैंगटॉक में एक बैठक की, हाई लेवल की बैठक की, और वहाँ जितने भी स्टेट एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी है सबको जो जो काम है करने के लिए बताया गया। जो लासन की बात करें, यहाँ पे सबकी दृष्टि यहाँ पे लासन में ही है, क्या क्योंकि यहाँ भूस्खलन के कारण जो रोड कम्युनिकेशन है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित हुआ है और उसको रेस्टोर करने के लिए अभी कोशिश जारी है। एनडीआरएफ जो है कम्युनिकेशन मशीनरी के साथ यहाँ आ रहे हैं। खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग यहाँ होटल में ही रह रहे हैं और वह खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। डीसी, एसपी और बाकी जो भी संस्था है, हर लोग यहाँ पे बचाव और राहत कार्य को देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मानस, तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। असम से हमारी संवाददाता सुबीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबीना, असम की बात की जाए तो असम के हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हैं और वहाँ पर भी लगातार जो है रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं और किस प्रकार से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए उसकी भी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो अलर्ट है वो आज के लिए भी है, किस प्रकार की तैयारी है? काफी गंभीर हमारी पीएम ने उनको कॉल किया जायजा लेने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों का खबर, और उन्होंने भी उनको ब्रीफ किया कि कैसे बाकी राज्यों में जो पहाड़ी से जो पानी आता है उसकी वजह से जो है इतना फ्लड हो जाता है असम में। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से असम सरकार जो है मिलके और भी एजेंसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इनके साथ मिलके कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और जैसे सिचुएशन को मेंटेन और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम कल भी लखीमपुर जिले में गए थे, जहां पे रोंगा नदी का एक एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ भारी पानी आने के कारण, और इसके वजह से काफी लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो लखीमपुर में अगर आप बात करें तो अराउंड 67 से ज्यादा लोग अभी इफेक्टेड है, बाढ़ पीड़ित है। तो इस वजह से कि पानी का जो बहाव है बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है लखीमपुर जो है लो लाइंग एरिया है, मतलब नीचा स्तरीय इलाका है। थोड़ा भी पानी आ जाता है फिर रास्ते पे वो जो है पानी होने की संभावना है। और भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इफेक्टेड है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट हो गया, और फिर जो वर्स्ट हिट है अभी श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट, बराक वैली, जहाँ पे कि अभी सीएम गए हुए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अभी ट्विटर पे भी दिखाया है कि कैसे वो पठान में जाके जायजा ले रहे हैं, रिलीफ कैंप्स, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा उसको सुन रहे हैं, और फ्लड्स के बाद उसका जो है मेजर्स, रिलीफ मेजर्स और क्या सोल्यूशन है वो लिया जाएगा। कल उन्होंने मेघालय सीएम से भी बात किया और कैसे जो वाटर प्रॉब्लम है मेघालय से अभी ये जो स्थिति है, जितनी विकट स्थिति है, ये कहा जा रहा है बहुत सालों के बाद ऐसी स्थिति बनी है। ऐसे में वहां पर जो लोग इफेक्टेड हैं उन तक कैसे भोजन पहुंचाया जाए, कैसे उन्हें जल जनित बीमारियां ना हो उसके लिए कैसे दवाइयां पहुंचाई जाए, क्या कुछ उसके लिए बंदोबस्त व्यवस्था की जा रही है? जी शायला, जो इस बार जो है एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगातार, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे बारिश होता रहता है, लेकिन इस बार जो है प्री मॉनसून रेन नहीं हुआ। लेकिन मॉनसून जब आया तो ओवर मतलब रिकॉर्ड तौर बारिश हुआ यहाँ पे, जिसकी वजह से असम ने भी 300% से ज्यादा रेन एक्सपीरियंस किया है और बाकी सारे क्षेत्र में भी, और इसके वजह से जो है काफी अभी सिचुएशन थोड़ा गंभीर हो गया। रिलीफ मेजर्स की आप बात करें तो हम अभी है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कि नदी के उस पार अगर आप देख सकते हैं, नदी के उस पार जो है लाइखा दोदिया है, और वहाँ पे जो है वेटरनरी डिपार्टमेंट सभी जा रहे हैं, माल सप्लाई कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे, और बेबी फूड्स भी सप्लाई हुआ है आज को। तो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी जारी है शायला। चलिए, धन्यवाद सुबीना, तमाम ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों से पल पल की अपडेट साझा करने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और
बुलेटिन में बात करेंगे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की, जिन्होंने अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रखा है। इनमें से कुछ प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पूरी हो चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में पहुंचाने के बाद आज वे भारत वापस आ रहे हैं। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज स्वदेश वापसी हो गई है। वैजयंत पांडा के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में पाक के आतंक के खिलाफ भारत की आवाज को बुलंद किया और आतंकवाद से निपटने के लिए इन देशों का समर्थन पाया। इसके साथ ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इन देशों के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में भाग लिया और बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया के साथ ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत भी किया। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख वैजयंत पांडा ने कहा कि हमारी ये यात्रा बहुत सफल रही है। हम जिन 4 देशों अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन गए थे, वे चारों देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और उनका पक्ष भी स्पष्ट है, वे भारत को समझते हैं। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। ये सब देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और हमारे साथ मिलकर न केवल आतंकवाद के खिलाफ परंतु अन्य विषयों पर भी मिलकर काम करना चाहते हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल की सदस्य रेखा शर्मा ने कहा कि हमारा दौरा सफल रहा और हमें सभी देशों के से समर्थन प्राप्त हुआ। हमारा जो डेलीगेशन था वो बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया 4 देशों से होके आया और ये बहुत सफल डेलीगेशन रहा। सभी देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सभी देशों को ये मालूम है कि भारत जो है सही राह पर है, टेरर के अगेंस्ट खड़ा है। और इसके साथ ही डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत पहुंच रहा है। प्रतिनिधिमंडल के नेता डीएमके सांसद कनिमोई चेन्नई पहुंचेंगी, वहीं अन्य सदस्य दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राजीव राय, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के ब्रिजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल और पूर्व राजनयिक मंजीव एस पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। वहीं अन्य प्रतिनिधिमंडलों की बात की जाए तो जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के कुआलालंपुर में है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र SEARCCT के महानिदेशक दतिन पादुका नूर आशिकिन मोहम्मद तैयब से मुलाकात की। अयोध्या में सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। आज से राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा आज से 5 जून के बीच संपन्न होगी। अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियां उनकी प्रतिष्ठा होगी, उनमें शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, अन्नपूर्णा, शेषावतार और श्री राम दरबार प्रमुख हैं। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बकरीद शांतिपूर्वक मनाई जा सके, इसके लिए संभल प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई थी। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं की जाएगी। बकरी ईद को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जनपद में जितने भी हमारे स्थान हैं जहाँ पे नमाज होनी है वहाँ के प्रतिनिधि भी आए और सभी को कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कुर्बानी है वो सार्वजनिक
स्थान पर नहीं दी जाएगी। केवल जो पहले से डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उन्हीं के ऊपर दी जाएगी। जो प्रतिबंधित जीव हैं उनके कटान पर तो पूर्णतः रोक है और इसमें शांति समिति की बैठक में भी बताया गया है 163 ऑलरेडी लागू है और किसी भी प्रकार का कोई भी शांति को व्यवधान करने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बात अग्निवीरों की। वाराणसी के 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें 197 अग्निवीर जवान शामिल हुए। इन अग्निवीर जवानों ने 31 सप्ताह का कठिन और अनुशासित सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में अपने कर्तव्य की शपथ ली। अग्निवीर बीते 7 माह से केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। इस बैच में 31 हफ्ते लगे। ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग चली है 31 हफ्ते की, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। मुझे अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि इनको जहाँ भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े या आतंकवादी इलाकों में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे और जो है गौरव कमाएंगे अपने पलटन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए। अच्छा ट्रेनिंग गया मेरा इधर से, बहुत अच्छा। मैं अपने साहब लोगों को बहुत वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमें जिस भी बॉर्डर इलाके में तैनात किया जाएगा, हम उधर पे डटकर ड्यूटी देंगे और अपना देश का रक्षा करेंगे। इंस्ट्रक्टर ने बहुत मेरे को अच्छी सिखलाई दी और आगे भी मैं इसी जज्बे और जोश के साथ में आगे अपना बढ़ते रहूँगा, पलटन में अपना योगदान अच्छा दूंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।